सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। यूपीपीएससी के सीरीज़ में अभी जो हम टॉपिक देख रहे थे, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज़ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम इसी को डील कर रहे थे। इसके 6 पार्ट तक हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, इसको जाइए प्लीज़, इसको देखिए। आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो टोटल जो कोर्स चल रहा है, ये वाला यूपीपीएससी जो एई है, यूपीपीएससी एई का जो पोस्ट है, उसके लिए ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स आपके लिए लाया गया है गेट एकेडमी के द्वारा। तो जो भी कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं क्रिस्टल क्लियर ढंग से विथ फुल ऑफ द एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाए और एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए, और अपना जो भी एग्ज़ाम है उसको एक सेलेक्टिव नेचर में आप उसको अप्रोच करें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। यूपीपीएससी एई का जो प्री और मेंस का जो कोर्स है, वो 1111 ट्रिपल वन 4x1 में अवेलेबल है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और एक सेलेक्टिव टच दे पाए। इसका खासियत ये है कि यूपीपीएससी एई का खासियत ये है कि इसमें आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को क्या करेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, वही सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मतलब इसमें कहने का मतलब है, एट ए टाइम आपको पूरे सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जब आप चाहो तब क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का आप वीडियो को देख सकते हो। ये नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा ख़त्म होगा, फिर जो आपको पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं, एट ए टाइम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो पसंद के सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़िए, उसके बाद फिर सिलेक्शन चाहिए तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, तो आप भी पूरा उसको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखिए, वीडियो देखते देखते लेक्चर बनाइए। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप देखना कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के टूवर्ड्स योर एग्ज़ाम क्या करेगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करेगा, मूव ऑन कराएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसको परचेस नहीं किए हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अवाइल कीजिए। अब देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें क्या चीज़ है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स तो सब जानते हैं, बट इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें दो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको इसको सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ समझ में आएगा। दूसरा चीज़ जो है इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, उसको क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा चीज़ क्या है, इसको क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देन सेकंड वन क्या है इसका, क्वांटिटेटिव लॉ भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान ये देने वाली बात यह है कि फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, अब इसमें दो चीज़ें होगी। फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, फॉर ए साइक्लिक सिस्टम, फॉर ए साइक्लिक सिस्टम
समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डब्लू। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूले को, फॉर ए प्रोसेस, फॉर ए प्रोसेस, एक तो साइक्लिक के लिए हो गया, अब दूसरा चीज क्या हो जाएगा, कोई भी प्रोसेस है अगर, तो प्रोसेस है अगर, तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाएगा, डेल डब्लू। अब आ जाइए फॉर ए प्रोसेस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। अब उसमें आ जाइए, देखिए फॉर ए प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, फॉर ए प्रोसेस, फॉर फॉर ए प्रोसेस, ठीक है, अगर ये फॉर ए प्रोसेस की मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्लू। ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन क्या हो जाता है, निगेटिव हो सकता है। अब ये क्या कारण है, अब ये क्यों हो सकता है, अब ये क्या कारण है, अब ये क्यों हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए पॉजिटिव अगर कोई वर्क डन हो गया, मतलब क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो गया, मतलब सिस्टम पे ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम अगर लिखा रहेगा, समझ आना, हीट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पर बाय द सिस्टम अगर है, तो हीट क्या हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। प्लस कौन होगा, जब बोलेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग की बात करेगा तो पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग की बात करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग की बात करेगा, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव। उसके बाद वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, समझ में आ गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उसके बाद ये क्या है, वर्क डन, सॉरी, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी आपको वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा गया तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो ये सारे साइन कन्वेंशन को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी में से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, इसी में से ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछेंगे। फॉर ए प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस है हमारे पास, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये तो हमारा प्रोसेस है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा प्रोसेस है, तो ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम बाय दिस सिस्टम, ये चीज़ समझ में आ गया क्या। आपको क्वेश्चन में ये यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ये 100% न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, समझ में आ गया। तो बस ये वर्डिंग को आपको ध्यान देना, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल 101% आएगा, इसका कोई तोड़ नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ से आएगा तो न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा, ठीक है। अब कुछ वो पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है, देखिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट हो गया, ये चीज़ें क्लियर। से दूसरी चीज़, एनर्जी, एनर्जी, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, छोड़िए इसको, यहाँ पे सुनिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कि यहाँ पर जो होगा क्या होगा,
आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूँ मतलब सिस्टम से, सपोज ये क्या है मेरा सिस्टम, तो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन होगा क्या सर? नहीं होगा। मास का इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा जो चीज़ याद रखना है, एनर्जी जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एनर्जी इज़ ए पॉइंट फंक्शन। जब वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का बात है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसको ध्यान रखें। एनर्जी इज़ ए पॉइंट फंक्शन, एनर्जी इज़ ए पॉइंट फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ and property of the system, property of the system, then energy is an extensive property। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, एनर्जी जो होगा, एनर्जी एनर्जी इज एन एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Extensive property, while specific energy is an intensive property, while specific एनर्जी is मैंने पहले ही बताया था, किसी भी टर्म का स्पेसिफिक जो होगा क्या हो जाता है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है यहाँ पे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी, the internal energy depend only on temperature for an ideal gas। internal energy depend on only and only temperature for an ideal gas, for an ideal gas। ठीक है, the internal energy depend only and only temperature for an ideal gas। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये चीज़ों को आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर ए प्रोसेस के लिए मैंने बताया डेल क्यू इज इक्वल टू ये वाला चीज़ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट ये ध्यान रहना चाहिए। तो न्यूमेरिकल जब आएगा तो इसमें देख लेना, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर निगेटिव आ गया, अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया है ऑन द सिस्टम वाला पार्ट, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑन द सिस्टम अगर बोला है तो वहाँ पर प्लस ही सिस्टम होगा, और हीट ट्रांसफ़र बाय द सिस्टम है तो फॉर्मूले में यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस हो जाता है। फॉर्मूले में यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस क्यों लिखेंगे? जो भी वैल्यू रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको आपको क्या करना है? यहीं पर ही लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं, हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये चीज़ बताया। उसके बाद एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन, इसको आपको नहीं भूलना, जन्म जन्मांतर। पॉइंट फंक्शन, एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट फंक्शन को याद रखना बाबू, ये पॉइंट फंक्शन को याद रखना। ठीक है, एनर्जी जो होता है क्या होता है? ये पॉइंट फंक्शन है। एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
द इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। इसको गांठ बांध के ध्यान लो, ये क्वेश्चन ये सब जितने भी यहाँ से मैं टॉपिक कराया हूँ वहाँ से सभी क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो आप बोल रहे होगे कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इसको जो है कहीं पर आप लिख लीजिए, कहाँ कहीं पर आप लिख लीजिए इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसको इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ क्या कर लो, टेम्परेचर कर लो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, हीट ट्रांसफर फॉर क्लोज सिस्टम। हीट ट्रांसफर, अब देखिए हीट ट्रांसफर पहले क्या किए थे हम लोग, वर्क इंटरेक्शन किए थे, अब फर्स्ट लॉ देखे थे, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, तो हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, वेट, हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है देखिएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके नो, ओके। हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, ठीक है। ये हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी वी डी टी, T1 T2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वी डी टी, ठीक है। जहाँ पर सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी की वैल्यू क्या है, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को आगे क्या लिखते हो आप लोग, सी वी T2 माइनस T1, यही लिखते हो, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करेगा, ठीक है। तो जब भी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो ये क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं क्या बताया आपको, हीट ट्रांसफर जब क्या बोलेगा, कांस्टेंट, हीट ट्रांसफर जब कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो ये क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी, और वही हीट ट्रांसफर, वही हीट ट्रांसफर अगर कांस्टेंट प्रेशर हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफ़र अगर वही हीट ट्रांसफ़र है कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, क्यू पी, ये क्यू वी था, क्यू पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, डेल एच, यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 सी पी डी टी, ठीक है। तो इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू T1/T2, इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी T2 माइनस T1, सी पी क्या लिख सकते हैं, सी पी T2 माइनस T1, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, इसको आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। ये बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक, ये पोस्ट था, आपको पता था, ठीक है। CBT 2 के लिए आप देखिए कितना मिनिमम प्राइस में गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, और CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, अवाइल कर सकते हो 2025 के लिए। जैसे ही कि RRB जेई ने कैलेंडर बना दिया कि भैया 2025 तक क्या रहेगा हमारा, 2025 हर साल एवरी ईयर क्या होगा, वैकेंसीज आएगी। तो 2025 के लिए आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, CBT 1 प्लस CBT 2 का कोर्स को 777 में परचेस कर सकते हो, 777 777 में इसको आप लोग परचेस कर सकते हो बाबू। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में देखते हैं 844 पेजेस है,
वॉल्यूम 2 पे हम देखते हैं, सॉरी, वॉल्यूम 2 पे 844 पेजेस है, वॉल्यूम 1 पे कुछ 700 प्लस यहाँ पर क्या है पेजेस है। तो इसको आप अंदाज़ा लगा जी सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से आपको क्या किया गया है, इसको क्वेश्चंस को गेट एकेडमी ने एक हार्ड कॉपी बुक के फॉर्म पे क्या किया गया है, आप लोगों को दिया है मौका, ठीक है, कि भैया पढ़ लो सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है क्वेश्चंस कराया गया है विथ फुल ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, आरआरबी जेई सीबीटी 2, आरआरबी जेई सीबीटी 2, आरआरबी जेई नेविगेटर ई बुक लॉन्च किया गया है सीबीटी 2 के लिए, जिसका प्राइस रखा गया, सबसे पहले प्राइस देखिए ओनली 333 में, इतना इफेक्टिव आपको कोई नहीं देगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें 4041 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इमेजिन करो सारे क्वेश्चन लगा के गए हो, तो क्या आपको कोई दिक्कत होने वाला है? आप ऐसे ही क्या करोगे, चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते क्या है आपको ईमानदारी से इतने सारे क्वेश्चन को क्या है वन बाय वन वन बाय वन किसी न किसी फॉर्म में क्या करना है, उसको लगाना है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हीट ट्रांसफ़र एट आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का ही तो फंक्शन है ना। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का है, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, जो टेम्परेचर T1 का रहेगा वही टेम्परेचर क्या रहेगा T2 का रहेगा, तो उसमें तो कोई दो राय का बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो जब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू की वैल्यू 0 तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या था, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, बात समझ में आया क्या? आ इस तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड, सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये दोनों बचेगा। तो कभी कभी पूछता है कि फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, तो याद रखना वर्क डन जो होता है हीट ट्रांसफर के इक्वल होता है, किसमें, आइसोथर्मल, वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो हीट ट्रांसफर के इक्वल होता है, इसको आपको क्या कर देना, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, अब यहाँ से क्वेश्चन इसको ध्यान रखना। अब चौथा जो प्रोसेस होगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है डेल क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू, ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं करते। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल क्यू की वैल्यू क्या होती है 0, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस
हीट इन ट्रांसफ़र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र जीरो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है हीट ट्रांसफ़र नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2, ये क्या हो जाएगा N-1, ये क्या हो जाएगा गामा-1 बाई क्या हो जाता है गामा-1, गामा-1। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, इसी को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो आप, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक वर्क है क्या ये, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक वर्क, पॉलीट्रॉपिक वर्क ये क्या हो जाता है गामा-n डिवाइडेड बाय गामा-1, गामा-n डिवाइडेड बाय गामा-। ठीक है, तो इस सब को क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर कुछ 2-4 चीज़ें लिख रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पहला चीज़ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र एट, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम, heat transfer at constant volume increase the internal energy, volume increase the internal energy, increase the internal energy of the system। ठीक है, सेकंड हीट ट्रांसफ़र at constant pressure, heat transfer at constant pressure increase its, increase the enthalpy, लिख लीजिए increase the enthalpy increase the enthalpy of the system। ठीक है, now this first second third in a polytropic, in polytropic process, in a polytropic process heat transfer is not zero। इसको ध्यान रखेंगे भैया, heat transfer is not zero, heat transfer is not zero। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अति महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है उसको आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था लक्ष्य रेलवे, उसी का क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सीरीज है मैंने पहले ही बताया था कि इसमें इतने ही वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम, वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए
जैसे कि आपको पता है 7,900 पोस्ट है, 7,900 प्लस पोस्ट आया हुआ है आपके आरआरबी जेई में, ठीक है। तो जिसमें CBT 1 गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है CBT 1 के लिए, जिसका प्राइस रखा गया है आपका 499, और ये CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए जो ये कोर्स है इसको रखा गया है 777, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको अवाइल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को क्या कीजिए, बेहतर बनाइए, ठीक है। अभी देखिए, जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था उसका एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, और आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को अपने CBT 2 में क्या करोगे, देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग एग्जाम में देखोगे। पहला क्वेश्चन इज क्लोज सिस्टम, ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच। सबसे पहले तो सिस्टम, मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम 3 टाइप का होगा। पहला कौन सा सिस्टम होगा, ये होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम से एक क्वेश्चंस आप बराबर एग्जाम में देखेंगे, तो पहला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। द फर्स्ट काइंड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टम, सेकंड is open system, and the third one is isolated system. थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लोज सिस्टम, सेकंड फर्स्ट सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम, सेकंड सिस्टम इज ए ओपन सिस्टम, एंड थर्ड सिस्टम इज ओके, 1 minute। एंड द थर्ड सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एनर्जी का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसमें क्या होगा, मास का जो इंटरेक्शन है, ये बिल्कुल भी मास का इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट एनर्जी का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इसको ध्यान रखो। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी इंटरेक्शन होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना ही मास का इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और ना ही क्या हो जाएगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मतलब मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा और एनर्जी का भी क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की बात करूं तो क्लोज्ड सिस्टम में मास का अगर इंटरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इस क्लोज्ड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और रीजन इन स्पेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस। समझ में आ गया, ये है आपका क्लोज सिस्टम। तो कुछ भी लिखा सकता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर लिखा सकता है, रीजन इन स्पेस लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ओपन सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास का भी इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, या फिर फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम। और क्लोज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें मास का तो इंटरेक्शन नहीं होता। तो जब क्लोज सिस्टम में मास का इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम में जब मास का इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड मास सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लोज्ड वन से, ये क्लोज सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, ये क्लोज सिस्टम से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू द एनर्जी डू। ये मास, ये क्या सही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं, मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट एनर्जी। ये गलत है कि सही है? मास कहाँ क्रॉस करता है? गलत है। नाइदर मास नॉर एनर्जी, ये भी गलत है। बोथ एनर्जी मास विल बी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या करेगा आपका? क्रॉस करेगा सिस्टम और सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहां से आपका सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण। सेकंड वन, ए क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट बाय। अब देखिए मैंने क्या बताया था, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन होगा। तो अगर सपोज दिस इज माई सिस्टम, ये क्या है? मेरा सिस्टम है। सपोज दिस इज माई सिस्टम और ये क्या है? मेरा सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में मास का इंटरेक्शन नहीं होगा और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, वो क्या होता है? क्लोज सिस्टम। तो ये एनर्जी क्या है? व्हाट इज द एनर्जी? क्या हीट एक एनर्जी का फॉर्म है? सर बिल्कुल है। वर्क क्या है? एनर्जी का फॉर्म है? हाँ सर बिल्कुल है। तो हीट एंड वर्क बोथ क्या है आपका? हीट एंड वर्क जो दोनों है वो क्या है आपका? एनर्जी है। एनर्जी, इसको ध्यान रखोगे। हीट एंड वर्क बोथ क्या है? एनर्जी। तो हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बोथ क्या है आपका? एनर्जी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है क्लोज सिस्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम से बराबर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखो प्रॉपर्टी जो होता है, ये प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं इसको, व्हाट इज प्रॉपर्टी? ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम की कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक मेजर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, characteristics of the system मैंने क्या बोला? characteristics of the system which can be assigned number, which can assign number। अब इसको ध्यान से सुनना। देखिए अगर सपोज ये कोई सिस्टम है, इसका कुछ कलर होगा और इसका कुछ स्मेल होगा। सिस्टम का क्या हो जाएगा? कुछ कलर होगा, कुछ इसका स्मेल होगा, और इसमें प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, ये कुछ भी होंगे, एंथैल्पी भी होगा, इसका कुछ एंट्रोपी भी होगा। तो क्या मैं कलर और स्मेल को नंबर से डिनोट कर सकता हूं क्या? कि एक कलर, दो कलर, तीन कलर? नहीं कर सकता। स्मेल, वन स्मेल, टू स्मेल, थ्री स्मेल, तो इसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकता। तो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिए। कलर को मैं क्या बोलता हूं? कलर क्या होता है? कलर तो कैरेक्टरिस्टिक है बट सिस्टम जिसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम है बट इसको नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, एनर्जीज होंगे। ये क्या होता है? सिस्टम का प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसको नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये क्या कर सकते हैं? हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर को कैसे डिनोट कर सकते हो आप? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, इसको हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पे दो टाइप के आपके सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ना ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। ना ही मास पे डिपेंड करेगा और ना ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा, बट जो मास और सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो भी अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, इसको देखते हैं। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रेशर जो होगा, सपोज ये कोई इतना बड़ा सिस्टम है, समझ में आ गया, इसका सपोज प्रेशर मैंने क्या रखा है, 2 बार है। लेकिन अगर इसको मैं आधा कर दूं तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रेशर आधा हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम का जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो साइज पे कभी डिपेंड नहीं करता। तो प्रेशर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर, सपोज इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर जो है, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सपोज इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, ये जो सिस्टम है हमारा, इसका पूरे का टेम्परेचर सपोज मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो सिस्टम को मैं कट कर दूं अगर बीच से, तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हाफ हो जाएगा। मतलब इस पार्ट का भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और यहाँ का भी क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो टेम्परेचर अभी आपका क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, की बात करता हूं तो मास, अगर सपोज ये वॉल्यूम पे एयर का मास है, अगर कट कर दूं तो मास उतना ही नहीं रहेगा, आधा हो जाएगा। एनर्जी, सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो भी अगर सिस्टम को पार्ट में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो उस पार्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपका एनर्जी हो जाएगा। तो याद रखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर, मास, एनर्जी। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, डेंसिटी ये भी क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट एनर्जी में तो सब टाइप का एनर्जी आएगा, एंथैल्पी, नाउ एंट्रोपी, ये सब क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहां पर मैं एक चीज डिफाइन करता हूं, ऑल स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है आपके, ऑल स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द एनर्जी। सपोज स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, जिसको मैं स्मॉल एच बोल दूं, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये दोनों क्या है, जो भी स्पेसिफिक एनर्जी होगा, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया तो उसको आपको क्या समझना है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से बराबर आपको पूछेगा प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एनर्जी, ये ई फॉर क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान रखना है। कलर और स्मेल जो होता है सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक तो है बट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जिसको नंबर हम असाइन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे भी डिपेंड करेगा और साइज, मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जो मास और साइज दोनों पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो एग्जांपल मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेगा और आपको यहां पे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी तो नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं होगा, प्रेशर भी नहीं होगा, तो वी फॉर वॉल्यूम, मतलब ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी। अभी मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी चाहे प्रेशर एनर्जी बोल दे, चाहे आपको काइनेटिक एनर्जी बोल दे, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी बोल दे, ये सभी क्या है आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। अब ध्यान रखना यहाँ पे विस्कोसिटी, ये भी क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी क्या, इसको हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके सिस्टम की है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, द कंप्रेसर विद द आइसोथर्मल कंप्रेशन विल रिक्वायर्ड। अब देखो कंप्रेशर सबसे पहले कंप्रेशर क्या करता है,
कंप्रेसर का वर्किंग क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मतलब एयर को, कंप्रेसिबल फ्लूइड, जहां पर भी कंप्रेशर आ गया वहां पे अगर आपको पूछा तो नंबर कौन सा यूज होगा, मैक नंबर, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज, कंप्रेसिबल फ्लूइड को ही क्या करता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड को ही कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करेगा। ये हमको समझ में आ गया। The compressor with the isothermal compression will required। अब देखिए, अगर मैं पीवी डायग्राम एक ड्रॉ करता हूं, मैं क्या किया यहां पर पीवी डायग्राम प्लॉट किया, ठीक है। अब इसको ध्यान सुनिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये सपोज ये एक लोअर प्रेशर था, उसके बाद हमको यहां हायर प्रेशर तक पहुंचाना है, मतलब P1 और ये क्या हो जाएगा P2, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है कौन सा, पीवी डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 3-4 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आएगा कंप्रेसर का। तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस उतना ही आपको करना है, आपका कंप्रेसर का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सपोज मुझे यहां से जब यहां प्रेशर पहुंचाना है तो 3 तरह से पहुंचा सकता हूं मैं। सबसे पहला, अगर सपोज यहां से मैंने क्या किया, सक्शन किया, सक्शन के बाद अब मैं कंप्रेशन करूंगा तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, पीवी इज इक्वल टू सी, ये हो गया। दूसरा, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, दूसरा अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो यहां पर जो दूसरा कंप्रेशन होगा वो होता है आपका पॉलीट्रॉपिक, मतलब पीवी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी। और अगर मेरे को तीसरा कंप्रेशन इसको करना है, तीसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस अगर मुझे करना है तो यहां पर देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, एडियाबेटिक, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। अब देखिए, एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम, ये क्या होता है, सपोज ये पीवी डायग्राम है, ये कोई प्रोसेस हुआ है तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या होता है, वर्क डन होता है। अब आप देखिए कि अगर मैं पहला प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस, सॉरी ये 1 है, 1 से क्या है, सबसे पहले मैं 2 बोलता हूं, इसको 2 डैश बोल देता हूं, इसको 2 डबल डैश। जब 1 टू 2 डैश कर रहा हूं तो वर्क डन क्या लग रहा, सॉरी 1 टू 2 करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 टू 2 डैश करूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 से 2 डबल डैश प्रोसेस को करूंगा तब ये क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखिए ये एरिया होगा किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वाला एरिया होगा। तो एरिया, उसके बाद ये किसके लिए होगा, पॉलीट्रॉपिक के लिए होगा, 1 टू 2 डैश। और ये जो एरिया होगा, ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये किसके लिए होगा, एडियाबेटिक के लिए। तो मैं क्या देखता हूं, वर्क डन एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा लग रहा है, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक में लग रहा है, और सबसे कम किस में लग रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में लग रहा है। तो इसको ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज मैंने बताया आपको, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको बताया यहां पे वर्क डन, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन, ये क्या है आपका, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। और उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, उसके बाद जो वर्क डन होगा किसके लिए हो जाएगा, आपका एडियाबेटिक के लिए। मतलब इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, मिनिमम अगर वर्क डन पूछेगा कंप्रेसर में किस में लगता है तो आपको ध्यान रखना है पीवी टू दी पावर सी, डायरेक्ट ये दे देगा, या फिर क्या बोलेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यहां पर लिखा रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद अगर मैक्सिमम वर्क डन की बात करेगा यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अति महत्वपूर्ण, ये बराबर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है।
तो द कंप्रेसर विद द आइसोथर्मल कंप्रेसर विल रिक्वायर्ड व्हाट, कांस्टेंट वर्क इनपुट, मिनिमम वर्क इनपुट, ये तो होगा नहीं। अगर ये बोल दिया है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब क्या होता है, मिनिमम वर्क इनपुट, ये मैक्सिमम तो होगा नहीं, नन ऑफ दी अबो भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम किसके लिए होगा आपका, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू किसके लिए, सी, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस, अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इसको सबसे पहले थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट किसके इक्वल होती है, तो ये यूनिट क्या हो जाती है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के। तो ये दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी यहां से हमको समझ में आ गया अल्फा, और इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, के बाई रो इंटू सी, वेयर के क्या है यहां पे, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रो क्या है, डेंसिटी, एंड सी क्या है आपका, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। और रो एंड सी को एक साथ हम लोग बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। यहां पर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थर्मल कंडक्टिविटी, इनवर्सली, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। ये जो होता है थर्मल डिफ्यूसिविटी क्या बताता है आपको, सॉरी थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको क्या बताता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या बताता है, रेट ऑफ प्रोपागेशन ऑफ हीट, हीट जो होता है किस रेट से प्रोपागेट होगा उसी को आपको क्या बताता है, इसमें ये बताएगा आपका क्या, थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या होता है, इसका यूनिट वाट पर मीटर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये डायरेक्ट आपका उठ के आएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्या चीज, ये डायरेक्ट आपका उठ के आएगा क्या, क्वेश्चंस डायरेक्ट यूनिट का, इसको ध्यान रखना। दूसरा चीज, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है वो क्या होता है, प्रोपागेशन। जैसे मैंने बताया क्या, हीट किस रेट से क्या करेगा, प्रोपागेट करेगा सॉलिड में, उसको क्या करता है, ये बताता है, ठीक है। तो ये था आपका आज के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिजाइन के क्वेश्चंस कुछ लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि अब डिजाइन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।